नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मोड़ पे जब 2024 के लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो गए हैं। कल चुनाव का आखिरी दिन है। वोटिंग के लिए जो कैंपेन था वो सब लगभग कंप्लीट हो चुका है। जनता शायद आखिरी मोड़ के लिए भी, आखिरी दौर के लिए भी अपना मन बना चुकी होगी। तो एक तरह से एक फाइनल मोड़ पे हम खड़े हैं। कल शाम को एग्जिट पोल भी आ जाएगा तो एक सरसरी तौर पर एक हल्की तस्वीर भी लोगों के सामने होगी। तो उसके पहले बेसिकली आज हम इसी नाते बेसिकली बात कर लेते हैं कि कल होने क्या जा रहा है, क्या क्या हो सकता है। हम संभावनाओं की बात करेंगे। अपने पास कोई डाटा नहीं है या किसी के पास नहीं है। अब तक जो बातें बाजार में हैं या जो लोगों के बीच में हैं, जो समाज में है, जिस बात की चर्चा है, कुल ले दे के 3 संभावनाओं के बारे में लोग बात कर रहे हैं। पहली संभावना है जिसके बारे में एक छोटा तबका है, उसका मानना है कि शायद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जो पोजीशन थी 2019 की उसको रिपीट कर लेगी, या 303 या 272 303 के बीच में होगी। कुछ एक लोग 303 से 2-4 सीटें ऊपर भी कर देते हैं। तो कमोबेश एक आकलन है। कई एक सेफोलॉजिस्ट या जानकार इस तरह की बात कर रहे हैं। कई दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिकी से सहमत होने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक स्थिति तो ये है कि भाई 272 या 272 से ऊपर होंगे मोदी जी। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक दूसरा आकलन है, वो आकलन कहता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी लगभग 250 के आसपास होगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 30-40 सीटें निकाल लेगी। ऐसे में भाजपा जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे लगभग 20 सीटें नीचे हो सकती है या 2-4 सीट आगे पीछे। ये स्थिति दूसरी है। लेकिन इस स्थिति का भी अगर हम बात करें या आकलन करें तो लगता है कि भाई अगर 250 के आसपास भाजपा होगी तो एनडीए गठबंधन 272 के ऊपर तक पहुंच जाएगा और शायद फिर सरकार बन जाएगी भाजपा की। इस तरह के आकलन वाले बहुत सारे लोग हैं, काफी लोगों का मानना इस तरह का है। और जो तीसरा आकलन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 230 या 230 से 10-5 सीट आगे पीछे हो सकती है, 220 तक जा सकती है। इस आकलन का जो बेसिक आधार है वो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लगभग 50 से 60 सीटें छीन रही है उन जगहों पे जहां कांग्रेस सामने सामने लड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस लगभग 170 सीटों पे आमने सामने है। तो अगर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अगर 50 सीट या 60 सीट भाजपा से निकालती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 230 के आसपास होगी। और या उससे खराब तब होगी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ, जिसका कि लोग आकलन कर रहे हैं। इसके बारे में कोई अपने पास कोई जानकारी नहीं है। तो अगर 230 की स्थितियां होंगी तब जो बातें सामने आएंगी वो ये है कि तब शायद सरकार मोदी जी का बनना इतना आसान नहीं हो। लेकिन यहां पर भी एक बात तय है कि अगर सरकार बनेगी भाजपा की तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्योंकि ये मान लेना कि बहुमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को इकट्ठा करेगी और मोदी के बजाय कोई दूसरा चेहरा सामने खड़ा कर देगी, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी अभी भी मोदी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी मोदी की भाजपा है, जिसको 2014 से लेकर के 2023 तक जो है मोदी और अमित शाह ने ग्रूम किया है, बड़ा किया है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प भाजपा तलाशने नहीं जा रही है। ये सोच लेना कि आरएसएस कोई दूसरा चेहरा खड़ा कर लेगी, आरएसएस को भी मालूम है कि अगर भाजपा की सरकार बनने के लिए वो कोई दूसरा चेहरा लाएंगे तो गठबंधन के लोग नहीं जुड़ जाएंगे। अगर गठबंधन के लोगों को लगेगा कि भाजपा इतनी परेशान है, वो अपने को जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। इन स्थितियों में भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के रास्ते पे होंगे। हो सकता है उनकी सरकार के लिए कुछ दिक्कतें पैदा हो जाए, बहुमत जुटाने में दिक्कत हो, और तब इंडिया गठबंधन किसी नए प्रयास की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 230 के आसपास होने के हालात में भी अगर कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास होती है तब शायद इंडिया गठबंधन भी कोई सरकार बनाने की स्थिति में होगा। तो ये सब आकलन है, बहुत सारा उठापटक होगा, बहुत सारा जोड़ तोड़ होगा इन हालातों में। इन तीनों संभावनाओं की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संभावनाएं लगभग दिख रही हैं। इससे अलावा कोई इतर चौथी संभावना हो कि भाजपा 200 से नीचे चली जाए और इंडिया गठबंधन आज के हालात में बहुमत पा ले, ये दूसरी कहानी है। इस कहानी को लेकर के हालांकि मेरे मन में बहुत साफ समझ नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली इस बात से सहमत नहीं हूँ। और ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी 300 के ऊपर चली जाएगी और कुछ इंडिया गठबंधन 400 के आसपास, ये भी नहीं है। तो इन 3 संभावनाओं की हमने इसीलिए बात की क्योंकि ये 3 संभावनाएं लगभग लगता है कि इनमें से कुछ हो सकता है। तो
अब सवाल उठता है कि भाई चलिए संभावनाओं की बात हो गई, अब है कि अगर तीसरी संभावना बनती है तो उसका संदेश क्या होगा, या दूसरी संभावना बनती है जब बीजेपी के पास 250 सीट हो या बीजेपी के पास 230 या उससे कम सीट हो, तो दोनों संभावना का संदेश ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना ले तो भी और न बनाए तो भी भारत में एक बार फिर से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो जाएगा। और ये शुरू सिर्फ इस लोकसभा में नहीं होगा, यहाँ से शायद गठबंधन सरकारों का दौर एक बार शुरू हो जाए, आगे 5 से 10 साल भी चले। तो ये संभावनाएं हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है जो इस चुनाव के बाद जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए, वो ये है कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कहाँ पहुंचता है। जैसा कि आप सब जानते हो 2014 का जो चुनाव हुआ था उस वक्त भाजपा को लगभग 32% के आसपास वोट मिला था। 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था। मोदी जी देश भर में सपने रोप रहे थे और देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे थे, देश की जरूरत बन के आए थे, गुजरात मॉडल लोगों के सामने था। तब भाजपा को 32% वोट मिले थे। 2019 में भाजपा ने 5 सालों में अपने कंसोलिडेट किया था, उसका वोट बैंक स्ट्रांग हुआ था, हिंदुत्व का पीक था, लगभग हिंदुत्व पे खूब देश भर में बहस हुई थी। और साथ में बालाकोट की घटना हुई, राष्ट्रवाद का जो इमोशन था कि उसकी भावनाएं पीक पे थी, तब जाकर के भाजपा 37% वोट शेयर पे थी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसकी सबसे खास बात है, जो मेरा अपना मानना है, कि 2024 का चुनाव बहुत ही अच्छी हालात में हुआ है। ये शायद बहुत ही रैशनल चुनाव है पिछले 10, 15, 20 सालों में, क्योंकि इस चुनाव की शुरुआत में भी भारतीय जनता पार्टी किसी भावना पे सवार नहीं थी, कोई भावनात्मक मुद्दा भाजपा के पास नहीं था। यहाँ तक कि भाजपा सिर्फ मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल और जो उनकी उपलब्धियां हैं, खासतौर पे राम मंदिर, धारा 370, इन उपलब्धियों के भरोसे मैदान में उतरी थी। यही कारण है कि शुरुआती दौर में एक दो चरण के बाद जब हंगामा हुआ और ये चर्चा हुई कि भाजपा के ऊपर जो है दबाव बढ़ रहा है या भाजपा बुरे फंसते जा रही है, तब भाजपा ने फिर सारे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। वो मंगलसूत्र से लेकर के हिंदू मुस्लिम या जो भी, मेरा अपना मानना है कि ये सारी चीजें मोदी जी ने किया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी तैयारी इन चीजों की नहीं थी। मोदी जी शायद यह चुनाव या भाजपा यह चुनाव जो है मोदी जी के चेहरे और उनकी उपलब्धियों पर लड़ना चाहती थी, और लगभग हालात वैसे ही बने रहे। मुद्दों की बात करें, भाजपा ने भले कोई बड़ा मुद्दा न उठाया हो, आगे न किया हो, लेकिन मुद्दे बाजार में आ गए, मुद्दों की चर्चा हुई और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और का जो मुद्दा है वही सबसे अहम था। कांग्रेस पार्टी का मसौदा इस चुनाव में सबसे अहम था, सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे अहम था। ऐसे में ये चुनाव बहुत मायने रखता है। तो इस चुनाव के जो भी आउटकम आएंगे ये भविष्य के लिए बहुत कुछ संदेश देंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रियल चेहरा है, जो उसकी जमीन है, वो साफ दिखेगी। आज अगर भाजपा को जो भी वोट परसेंटेज मिलेगा वो भाजपा का वोट होगा, जिसको भाजपा ने पिछले 10 साल में कंसोलिडेट किया है। और हो सकता है उसमें मोदी जी के छवि का कुछ भूमिका हो, लेकिन वो बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कितना वोट शेयर निकालती है अपने पक्ष में, और बाकी वोट शेयर का बंटवारा कैसे हुआ है। तो इससे भारत की नई तस्वीर शुरू होगी। यह चुनाव इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होगा या नहीं होगा, ये सब हम बात करेंगे कल एग्जिट पोल आने के बाद या फिर जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद। नमस्कार।